Tell me, what do you mean by trading activity? Buying and selling. Very good. ये OC में किया है ना हमने. Buying and selling is known as trading activity. So for your kind of information, इसमें भी purchase and sales से related transaction आएंगे. तो आप देखो सबसे पहले डेबिट साइड पे there is opening stock. What do you mean by opening stock? Stock on 1st April is known as opening stock. आप मुझे बताओ हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है? एंड कब होता है? 31 मार्च. तो 1 अप्रैल पे हमारे पास जो शॉप पे स्टॉक होता है, गुड्स होता है, उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक. क्लियर? ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक. वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. देन परचेज. थ्रू आउट द ईयर हमने जो भी गुड्स परचेज किए, थ्रू आउट द ईयर हमने जो भी गुड्स परचेज किया बिजनेस में, आइदर इन कैश और क्रेडिट, द सम टोटल ऑफ परचेज विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. ओके. फिर अगर हमने कोई रिटर्न किया है गुड्स, वो परचेज में से क्या कर देना है? माइनस कर देना. So that means which purchase we are supposed to consider? Net purchase after deducting purchase return from purchase. वो आउटर कॉलम में शो कर. क्लियर? ये यस और नो? तो अब पता चला, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल गुड्स कितना है. एक तो स्टार्टिंग में जो है उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज. एंड थ्रू आउट द ईयर जो हमने परचेज की. देन उसके बाद आएगा परचेज एक्सपेंस. See, these are the expenses which are directly related with purchase. That is why they are also known as direct expense. ये वो expense हैं जो purchase के साथ directly related है. That is why they are covered in trading account. Because we have so many different types of expense. उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक expense related to purchase, दूसरा नॉट रिलेटेड टू परचेज. वो पता है किसमें कवर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो उसके बाद में स्पेसिफिक आने वाला है. क्लियर? सो हाउ दे आर रिलेटेड विद परचेज, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. ओके. तो बताओ परचेज रिलेटेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. आपको ये अच्छे से विद मीनिंग याद रखना है. क्रैम नहीं करना है. क्रैम करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 एक्सपेंस जो है वो अगर आप क्रैम करोगे तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम याद रहेगा, एक दिन 2 दिन, उसके बाद भूल जाओ. क्लियर? तो मैं ये 1 बाय 1 बता रहा हूं आपको हाउ दे आर रिलेटेड विद परचेज. नंबर 1, इसके लिए मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं. सपोज हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम अनदर सिटी. ओके. फोन पे ऑर्डर दिया गुड्स का, एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय लगेज ट्रेन. मालगाड़ी सुना है आपने? लगेज ट्रेन के थ्रू गुड्स हमारे पास आ रहे हैं. तो आप मुझे बताओ, लगेज ट्रेन की चार्जेस हमें देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? कि गवर्नमेंट फ्री में सर्विस देना पड़ेगा? उसे बोलते हैं रेलवे फ्रेट. उसे क्या बोलते हैं? रेलवे फ्रेट. सो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया. रेलवे फ्रेट, जो गुड्स रेलवे के थ्रू आया, लगेज ट्रेन के थ्रू आया, उसमें हमें चार्जेस. फ्रेट मतलब भाड़ा, सुना होगा आपने. तो रेलवे फ्रेट हुआ. ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस. पक्का? चलो दूसरा, आप मुझे बताओ उस जो लगेज ट्रेन में गुड्स है, क्या वो लगेज ट्रेन हमारे गोडाउन तक आएगी कि रेलवे स्टेशन तक ही रहेगी? पक्का? गोडाउन तक नहीं आएगी. थोड़े ज्यादा पैसे दे तो नहीं आएगी. ओके. तो आप मुझे बताओ रेलवे स्टेशन पे आएगी लगेज ट्रेन, वहां से गुड्स को हमें उतार के, हम तो नहीं उतारेंगे, बट देयर आर सर्टेन वर्कर्स दोज हु आर डूइंग सच सर्विसेज, लोडिंग अनलोडिंग या कूलिंग. तो वो कूली क्या करेंगे? लगेज ट्रेन में से गुड्स उठाएंगे और टेम्पो पे रखेंगे. उससे बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस. सुना है आपने? बरोबर. गुड्स को उतारना और लोड करना टेम्पो में, अगेन टेम्पो से गोडाउन में या शोरूम में. तो उसको जो हम वर्क, उस काम के लिए जो पैसे देते हैं ना, उसको बोलते हैं वेजेस. फिजिकल वर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुना है ना आपने? वेजेस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, टेक्निकली देखने जाओ तो सैलरी एंड वेजेस में डिफरेंस होता है. सैलरी फॉर इंटेलेक्चुअल वर्क
एंड वेजेस फॉर फिजिकल वर्कर। क्लियर ये? ओके, सो वेजेस भी हुआ परचेज से रिलेटेड, रेलवे फ्रेट हो गया। अच्छा, रेलवे स्टेशन से गुड्स उठा के हमने कहाँ पे रखवा दिए? टेम्पो में। अब टेम्पो वाला क्या करेगा? गुड्स या तो गोडाउन में लेके जाएगा या शोरूम में। टेम्पो वाला फ्री में काम करेगा, चार्जेस लेगा। सो दैट चार्जेस इज नोन एज कैरेज। याद है टेम्पो के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरेज। ऑब्जर्व किया करो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्या कहाँ पे क्या लिखा हो, उसका मीनिंग क्या है, तो आपको पता चलेगा, आपको काफी काम में आएगा। टेम्पो के पीछे लिखा होता है गुड्स कैरेज। ओके, सो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज के पीछे होता है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स के पीछे होता है। यस और नो? हम कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी सर्विस देते हैं तो टेम्पो चार्जेस हम पे करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो हमें देना पड़ेगा टेम्पो चार्जेस, उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। गुड्स का आना, उसके पीछे चार्जेस, उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। सो क्लियर हो गया आपको? 3 एक्सपेंस, एक वेजेस है परचेज से रिलेटेड, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड। यस और नो? आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हमें ये चैप्टर काफी इजी बनाना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय आपने नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई टेंशन नहीं सुना है। उसका गुजराती नाम है जकात। सुना है? नहीं सुना है। छाणी जकात नाका सुना है? देखो सब आपने सुना है, मैं धीरे धीरे उस पर आया। मेरा काम ये है कि जो आप में से पहले हो वही निकालना है। क्लियर? फिर मुझे थोड़ा अपने में से ऐड करना है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मुझे पता था सर ने थोड़ी ना कुछ बताया। एनीवे, छाणी जकात नाका सुना है? अब ऑक्ट्रॉय होता क्या है सुनो। सी, ऑक्ट्रॉय जो है ना, इट इज वन टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द गुड्स which we purchase from outside the city. Octroi, one type of tax collected by the government, किस पे? On the goods, जिसका हम बिजनेस करते हैं, जो हमने कहाँ से परचेज किया? आउटसाइड। तो बड़ौदा में जहाँ पे भी बड़ौदा में एंटर होने के रास्ते होंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या होता है? चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट वो बना देते हैं, और जैसे ही कोई गुड्स परचेज करके आएगा तो गवर्नमेंट उससे क्या कलेक्ट करती थी? ऑक्ट्रॉय टैक्स कलेक्ट करती थी। हुआ ये भी परचेज से लेके, गुजराती में उसको क्या बोलते हैं? जकात। इसलिए आपने देखा होगा उस एरिया का भी नाम उसके जैसा फेमस हो गया है। ये छाणी का नाका है तो छाणी जकात नाका, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? टैक्स पे करना है, ऑक्ट्रॉय पे करना है, इसलिए इसका नाम बापोद जकात नाका सुना है? ये भी एक क्या है? चेक पोस्ट है जो बड़ौदा में एंटर या बाहर जाने के रास्ते हैं। ओके, तो उसके नाम से फेमस हो गया। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब ये जो ऑक्ट्रॉय टैक्स है ना, वो निकल गया काफी पहले निकल गया। बट हमारे कोर्स में अगर किसी एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑक्ट्रॉय दिखाई दिया तो हमें क्या करना है? उसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना। चलो, क्लियर है ये ऑक्ट्रॉय? यस और नो? ओके, नाउ लिसन, ये जो ऑक्ट्रॉय है ना, वो मेट्रो सिटीज में पता है क्या होता था? परसेंटेज के ऊपर होता था। जितने अमाउंट का गुड्स परचेज किया उसका 3%, 4% उनका ऑक्ट्रॉय होता था। क्लियर? बट अदर देन मेट्रो सिटीज, दूसरी सिटीज में पता है क्या होता था? वेट के हिसाब से ऑक्ट्रॉय देना पड़ता था। वेट के हिसाब से हमें ऑक्ट्रॉय देना पड़ता था। सपोज वेट के हिसाब से अलग अलग गुड्स पे अलग अलग होता था। आपको इतना भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्ट्रॉय निकल गया है। बट आपको खाली ये पता होना चाहिए कि ऑक्ट्रॉय क्या है? परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। क्लियर ये? हाँ, तो वेट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो सपोज अगर कोई फुल्ली लोडेड ट्रक भर के गुड्स परचेज करके आ रहा है तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? अपने ट्रक में जो गुड्स है उसका वेट करवाना पड़ेगा। यस और नो? तो अभी कैसे होगा? तो मैं आपको बताऊं। से फॉर एग्जांपल अगर हम छानी जकात नाका की बात करें तो उधर साइड में कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनके पास
ऐसी फैसिलिटी होती है जो ट्रक का पूरा वेट करवा देते हैं। कैसे? एक जमीन के साथ अटैच एक आयरन शीट होती है, उस पे फुल्ली लोडेड ट्रक क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, तो पूरे ट्रक का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। कैसे वेट होता है? फुल्ली लोडेड ट्रक उस आयरन शीट पे स्टैंड हो जाएगा, उस पूरे ट्रक का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। बट आप मुझे बताओ, हमें पूरे ट्रक का वेट चाहिए कि गुड्स का वेट चाहिए? तो गुड्स का वेट कैसे मिलता है? तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताता हूँ, शायद आपको किसी को पता हो कि नहीं। हर एक ट्रक ड्राइवर के पास उसके ट्रक का वेट कितना है ऐसा लाइसेंस उनके पास होता है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बराबर? तो वो लाइसेंस से पता चल जाएगा कि ट्रक का वेट कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने गुड्स का ट्रक के साथ वेट किया तो 3000 kg है, ओके, 3000 kg है, तो और ट्रक का वेट उसमें से 1800 kg है। ट्रक का वेट कितना है? 1800 kg। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द वेट ऑफ गुड्स? 1200 kg। क्लियर? 1200 kg होगा ये सब लोग। हाँ, तो बस 1200 kg एंड से फॉर एग्जांपल जो ऑक्ट्रा है ना वो ₹2 पर kg है, ₹2 पर kg। तो बताओ ऑक्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 2 into 1200, 2400 ऑक्ट्रा देना पड़ेगा। सो इन दिस वे दे आर फाइंडिंग आउट अमाउंट ऑफ ऑक्ट्रा। क्लियर है ये? ओके। बड़ा बोलोगे सर इतना डिटेल में क्या बताने की जरूरत? मैं इसलिए बता रहा था कि जहां पे हमने ट्रक का वेट करवाया वो क्या फ्री में करने देगा? चार्जेस लेगा। उसको बोलते हैं तोलाई। दिस इज ऑल्सो अ गुजराती वर्ड जिसे बोलते हैं वेट चार्जेस। तो सपोज उसने 200 या 300 ये तोलाई का लिया, तोलने का लिया, तो हमें वो जो 200 देना पड़ा वो भी परचेज के जैसे हुआ ना। अगर हमने ये गुड्स परचेज नहीं किए होते तो क्या हमें ये वेट करवाना पड़ता? सो दिस इज तोलाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट चार्ज। ये भी हुआ परचेज से रिलेटेड, यस और नो? ओके, चलो ऑक्ट्रा हो गया, वेट चार्जेस हो गया, ओके। अब ये समझ लो ये तीन नाम जो है वो गुजराती है, एक तोलाई, धर्मायो एंड महाजन लाल। अब मैं धर्मायो बताता हूँ। धर्मायो इट इज नथिंग बट फिजिकल वेजेस, वेजेस सेम एज फिजिकल काम करवाते हैं ना, जैसे ही वेजेस था वैसे ही है धर्मायो। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन धर्मायो एंड वेजेस, ओके। आप बोलोगे सर अगर कोई डिफरेंस नहीं तो दोनों में से एक होना चाहिए, बट क्या करें अगर टेक्स्ट बुक में दोनों नाम दिए हो गए, बराबर? हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों को कंसीडर करना, अदरवाइज देखने जाओ तो दे आर वन एंड सेम। क्लियर? ओके, खाली ये क्या है, गुजराती वर्ड, दैट्स इट। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने गुड्स किसी और कंट्री से परचेज किया है। हम गुड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वी आर इंपोर्टिंग गुड्स। तो जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्सेस लगाती है, ओके। एक होता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। सुना ये टर्म कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी उसका गुजराती नाम ये है महाजन लागू। महाजन लागू का इंग्लिश नाम क्या है, एक्साइज ड्यूटी। ये लिख देना ब्रैकेट में, महाजन लागू, इट इज नोन एज एक्साइज, मैंने लिख दिया है, ओके, एक्साइज ड्यूटी, ओके। एंड दूसरा मैंने क्या बताया, कस्टम ड्यूटी। ये दोनों टैक्स हैं जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। आपने काफी सारी मूवीज में भी सुना होगा। मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ। एक आदमी फोन करता है, बॉस कस्टम ऑफिसर ने अपना माल पकड़ लिया। ऐसा डायलॉग सुना है? नहीं सुना, मूवीज कम देखते हैं। अरे स्मगलिंग वाला भी काम होता है ना काफी सारी मूवीज में। तो जब स्मगलर होके आता है इसका मतलब पता है क्या है, द गुड्स विच आर नॉट लीगली अलाउड इन इंडिया, तो वो इलीगल वे से लेके आते हैं।
कस्टम ऑफिसर का काम क्या है? एक एक गुड्स को चेक करना है। ड्यूटी तो लेते हैं, पर अगर कोई गुड्स दिखाई दिया विच आर नॉट अथोराइज इन इंडिया, जो लीगली अलाउड नहीं है, फिर वो गुड्स की डिलीवरी देते नहीं है और पता चल गया कि ये इलीगली आया हुआ है, तो उस पे वो इम्प्रिजनमेंट भी होता है। अब तो कुछ याद करो, डायलॉग मूवी में आता था, यस और नो? ओके, सो कस्टम ऑफिसर जो चेक करता है, चाहे वो लीगली गुड्स अलाउड हो या ना हो, ड्यूटी तो टैक्स आता ही है। इलीगल होगा तो पेनल्टी भी लगेगा और गुड्स भी चला जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? और इम्प्रिजनमेंट अलग से, आर यू गेटिंग और नॉट? बट जो लीगली गुड्स आते हैं उस पर भी हमें कस्टम ड्यूटी तो देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, जो गुड्स हमने कहाँ से परचेज किए हैं, बाहर से परचेज। चलो ये क्लियर है। अच्छा, हम गुड्स परचेज करते हैं तो बाय एयरवे से भी आ सकता है, शिप के थ्रू भी आ सकता है। सपोज हमने गुड्स परचेज किया, वो शिप के थ्रू आ रहा है, ओके, तो शिप से गुड्स जैसे ही आता है तो शिप से गुड्स उतर के पहले पोर्ट पे उतरता है, ओके, तो पोर्ट वाले हमसे चार्जेस लेते हैं। इट इज वन टाइप ऑफ, वी कैन से पार्किंग चार्जेस। थोड़े टाइम के लिए वो पोर्ट पे रहेगा, फिर वेयर हाउस में चला जाएगा। तो पोर्ट चार्जेस एंड डॉक चार्जेस दे आर वन एंड सेम। पोर्ट मतलब भी किनारा, डॉक मतलब भी किनारा। सो पोर्ट चार्जेस एंड डॉक चार्जेस दे आर वन एंड सेम। वो हमें चार्जेस देना पड़ता है किस पे? द गुड्स विच वी परचेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। हुआ ये भी परचेज से रिलेटेड, पोर्ट चार्जेस एंड डॉक चार्जेस। फिर गुड्स वेयर हाउस में चला जाएगा। शिपिंग कंपनी से हमें फोन आता है कि भाई आपके गुड्स आ गए हैं, विद इन 10 डेज आप अपने गुड्स क्या कर दो, डिस्चार्ज कर दो। और अगर हम विद इन 10 डेज से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं डिस्चार्ज करने में, तो वो हमसे पेनल्टी चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज डैमेज। ये आपके कोर्स में है, अभी वेयर हाउस चैप्टर था ना आपके कोर्स में 11th में, 11th अभी चल रहा है आपका, पता है? वेयर हाउस चैप्टर किया था, क्यों ओमिट हो गया है? होना आएगा कोर्स में, वेयर हाउस चैप्टर सर ने करवा दिया होगा। उसमें आया था ये वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम ड्यूटी पेड वेयर हाउस, यस और नो? तो उसमें ये पॉइंट है कि अगर आप गुड्स डिस्चार्ज करने में डिले करते हो तो पेनल्टी देना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, डैमेज। इट इज वन टाइप ऑफ पेनल्टी अगर हम गुड्स डिस्चार्ज करने में क्या करते हैं, डिले करते हैं। क्लियर? यस और नो? ओके, सो डैमेज भी किससे रिलेटेड हुआ? अब पता है क्यों हम जानबूझ के डिले करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर खुद के पर्सनल वेयर हाउस में स्पेस नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गुड्स किसके पास रहे, गवर्नमेंट के पास रहे। उल्टा सेफ भी रहेगा, एंड उनकी जो ये डैमेज की चार्जेस होते हैं ना, वो काफ़ी नॉमिनल होती है, काफ़ी नॉमिनल होते हैं। उल्टा वो अपने प्राइवेट वेयर हाउस में रखो या किसी और से रेंट लेके दोगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो गुड्स वहीं पे रहे। और कभी कभी हमारा इंटेंशन ये भी होता है, अगर हमें री एक्सपोर्ट करना हो, यू नो री एक्सपोर्ट, पता है ना, किसी और कंट्री से परचेज किया और किसी और कंट्री को, तो अननेसेसरी हमारे गोडाउन में लाने की जरूरत नहीं, वहीं पे रहने दो, वहां से क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे किसी और कंट्री को। तो तब तक तो हमारी पेनल्टी चालू हो जाएगी, और हमें पता है पेनल्टी ज्यादा होता ही नहीं है। ओके, तो हमारा इंटेंशन वो भी होता है री एक्सपोर्ट करने का। तो डैमेज पता चला क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ पेनल्टी जो हम गुड्स क्या करते हैं, डिले करते हैं डिस्चार्ज करते हैं। हुआ ये भी परचेज से रिलेटेड, यस और नो? ओके, एंड आई थिंक अभी लास्ट ही बचा है एनी फैक्ट्री एक्सपेंस। ओके, ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको पता है, परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सुना है आपने? मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, उससे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिर सेल करता है। ओके, तो उसके पास फैक्ट्री होगी जहाँ पे वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता होगा। तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस कहाँ पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ना तो क्वेश्चन अराइज, सर पता कैसे चलेगा ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है?
11 में आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया होगा फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, मतलब फैक्ट्री वर्क दिया होगा, आपको आइडिया आ जाए। क्लियर है ये? यस और नो? तो ये सारे एक्सपेंस, आपको लग रहा है कोई एक्सपेंस मैंने छोड़ दिया हो या समझ में नहीं आया? क्योंकि समझ में आएगा कोई याद रहेगा। यस और नो? ओके, तो ये सारे एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में है। क्लियर? यस और नो? आप देखोगे इसमें ज्यादा है टेक्स्ट बुक में, बट दीज आर दी सफिशिएंट, मोर देन इनफ इन योर 11th स्टैंडर्ड। एक दो ज्यादा होंगे 12th में, बट अभी आपका लेवल जो होगा मैं उसके हिसाब से बताऊं। क्लियर? ओके, मुझे चैप्टर को इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना। नहीं तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, ये स्पेसिमेन कल याद करके आना, हम स्टार्ट करेंगे सम्स। समझ में आया? ऐसा भी स्टडी होता है फाइनल अकाउंट में, बट उसमें मजा आने वाला नहीं। बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए उनके लिए फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट है। ओके, क्लियर? तो मेरी गारंटी है आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, प्रोवाइडेड आप रेगुलरली डाउट पूछो, होमवर्क करो, जहां पे अटक रहे हो मुझे बताओ, फिर देखो कैसे फाइनल अकाउंट इजी हो। क्लियर? ओके, सो ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब इसके बाद इधर आ जाओ क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे एक्सपेंस, ध्यान से सुनो, डेबिट साइड पे एक्सपेंस आ गए, क्रेडिट साइड पे इनकम। ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं तो मेन इनकम क्या होती है? सेल्स। तो सेल्स इधर आ जाएगा। अगेन सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस करके नेट सेल ही कंसीडर करना है। माइनस करके क्या करना है? नेट सेल कंसीडर करना है। उसके बाद गुड्स गॉन बाय एनी रीजन, सेल्स के अलावा किसी और रीजन से गुड्स जा रहा है, सेल्स के अलावा किसी और रीजन से गुड्स जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे गुड्स गॉन बाय एनी रीजन। फॉर एग्जांपल, गुड्स गॉन बाय ड्राइंग, ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गॉन बाय फायर। ओके, अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, आप मुझे ट्रांजैक्शन का जर्नल बताओ। गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये हमने जर्नल। गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अपॉन डेबिट टू परचेज, याद है टू परचेज? और मैंने बताया था कि टू परचेज के जगह पे टू गुड्स गॉन बाय फायर भी लिख सकते हो। यस और नो? तो टू गुड्स गॉन बाय फायर लिखो, ट्रेडिंग अपॉन क्रेडिट साइड, और यू डिडक्ट फ्रॉम परचेज, और यू डिडक्ट फ्रॉम परचेज। डिडक्ट फ्रॉम परचेज समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताऊं, आप जर्नल में परचेज को क्रेडिट करते थे, परचेज का डेबिट बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आप क्रेडिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। पता चला? सो बोथ आर करेक्ट। गुड्स गॉन बाय एनी रीजन, आइदर यू शो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लिसन केयरफुली, और यू डिडक्ट फ्रॉम परचेज, बोथ आर करेक्ट। बट ये काफी आपको इजी लगेगा। क्लियर? इट इज अप टू यू ओनली, आंसर तो दोनों में आने वाला। ओके, क्लियर? अगर कोई क्रेडिट वाली इंफॉर्मेशन में साइड चेंज करके यहाँ पे बताऊंगा तो क्या होगा? माइनस ही हो जाएगा। क्लियर? ये तो गुड्स गॉन बाय एनी रीजन इधर आएगा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे था? देखो, ट्रेडिंग क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बताओ, स्टॉक ऑन 31st मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारी शॉप पे जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो स्टॉक था उसे ओपनिंग बोल रहे थे, एट द एंड ऑफ द ईयर उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ये? ओके, सो आप देखो इधर हमने ये सारे एक्सपेंस लिख दिए। परचेज मतलब गुड्स हमारे पास जो है, फिर परचेज किया वो भी एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड सारे एक्सपेंस। सेल्स हमारी इनकम, सेल्स के अलावा जो गुड्स जा रहा है वो भी रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम चेक करेंगे, अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंस, तो उसे बोला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा है कंपेयर टू इनकम, एक्सपेंस ज्यादा है कंपेयर टू इनकम, तो डिफरेंस कहां पे दिखाई देगा? इधर। इसे बोला जाएगा
इसे बोला जाएगा ग्रॉस लॉस। क्लियर? यस और नो? ओके। सो एक और मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा हूं जैसे आपको ये क्लियर हो जाए। सपोज हमारा ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेज 1,52,000 and purchase return 2,000. So tell me हमारा नेट परचेज कितना हो जाएगा? 1,50,000. Now these purchase related expense in total मैं आपको बता रहा हूँ, say for example 20,000. This purchase related expense in total 20,000. Okay? Clear? Now credit side पे आ जाओ, sales 2,55,000. Sales return that is 5,000. तो बताओ नेट सेल्स कितना होगा हमारा? 2,50,000. Goods gone by any reason, say for example 10,000. Okay? And closing stock that is at the end of the year 40,000. Now you decide which side total is higher. Credit side 250, 10, 40,000. 3 lakh? Yes. 3 lakh total पहले हमने यहाँ पे लिखा. Same total we supposed to write on debit side. जैसे हमने कैश बुक में डिफरेंस फाइंड किया वैसे करें. क्रेडिट साइड टोटल सेम ईयर 3 लाख में से माइनस करो 2,20,000 है, तो कैन वी से ग्रॉस प्रॉफिट होगा 80,000. ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 80,000. क्लियर? आइदर देयर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और बोथ साइमल्टेनियसली वोंट शो. ऐसा नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा ग्रॉस लॉस होगा, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट होगा और ग्रॉस लॉस. क्लियर है ये? सो ये क्लियर है आप लोगों को?